हेलो एवरीवन। यदि किसी को हमारे घर में डेमेंशिया हो गया है, तो कोई ओल्ड पर्सन है जिनको डेमेंशिया हो गया है, तो कैसे उन्हें मैनेज करना चाहिए, उनके केयर गिवर को कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए। मैं डॉक्टर निधि जैन बुखारिया, साइकेट्रिस्ट, इंदौर से आज आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि डेमेंशिया के पेशेंट्स के लिए क्या क्या मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, और इसके साथ उनके केयर गिवर उनकी कैसे केयर कर सकते हैं प्रॉपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसके डेमेंशिया के क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। ये जानने के लिए आप मेरा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं, है ना। इसमें मैं मैनेजमेंट डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जैसे मोस्ट कॉमन कारण होता है अल्जाइमर डिसीज़। तो क्या होता है, इसमें हमारे पास एक कुछ कोलिनर्जिक टाइप की मेडिसिन होती हैं, जो मेडिसिन क्या करती है, कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देती हैं। तो जो कॉग्निशन लॉस हो रहा है, फॉरगेटफुलनेस बढ़ रही है, उसको स्लो कर देते हैं। उसका प्रोग्रेस होना, जो डिसीज़ होती है जो बढ़ती जा रही है उसको प्रोग्रेस को बहुत स्लो कर देते हैं, है ना। तो ये करके हम कर सकते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज में या बीच में आप लाते हैं तो अच्छे से मेडिसिन काम करती हैं। अगर आप लेट स्टेज में लाए हैं तो जो डैमेज हो चुका है ब्रेन का या न्यूरॉन्स का, उसको तो रिकवर नहीं कर पाते, बट आगे ही प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड क्या होता है, जैसे एक कॉमन कॉज होता है वेस्कुलर डेमेंशिया। अगर ये हो रहा है तो इसके लिए उनका ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, मतलब कोई भी कॉज जिसकी वजह से उनको जो वेस्कुलर जो वेसल्स में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आए। एंटीप्लेटलेट वगैरह मेडिसिन जो भी होती है वो कार्डियोलॉजिस्ट ये न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं। ओके, एंड इसके बाद थर्ड क्या होता है, जो अलग अलग कॉजेज़ होते हैं, जैसे इन्फेक्शन है ब्रेन का तो उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ट्यूमर हो गया है तो उसको ट्रीट करना, है ना। और बहुत बार ऐसे छोटे छोटे कॉजेज़ जैसे हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है तो उसके लिए मेडिसिन देना, या B12 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है उनको ट्रीट करना, या जो भी पार्किंसन वगैरह जो भी डिसीज़ हो रही है तो उनको ट्रीट करके इसके प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं, है ना। कुछ कॉजेज़ 15% केसेस में पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसके जो कॉजेज़ होते हैं मेनली उन्हीं का मैनेजमेंट होता है ना। इसके अलावा उनको अगर गुस्सा वगैरह आता है या शक करने की बीमारी हो जाती है डेमेंशिया में बहुत बार, या हेलुसिनेशंस होते हैं, कानों में आवाज़ें आती हैं या कुछ दिखाई देता है, या फिर फिट्स आ रहे हैं, तो जो भी उनका कॉज है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होता है जो वेरी कॉमन होता है, तो उनको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं ताकि एटलीस्ट पेशेंट मैनेजेबल हो जाए। जो ओल्ड एज के लोग हैं घर में अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर मेडिसिन से वो मैनेजेबल हो जाते हैं तो इट्स रियली गुड, है ना। इसके बाद सेकंड क्या होता है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मीन्स मेनली केयर गिवर क्या क्या कर सकते हैं, इन लोगों की केयर कैसे कर सकते हैं ताकि घर का एक प्रेजेंट जो माहौल है वो बना रहे, पेशेंट भी ठीक रहे और साथ में फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे से उनको मैनेज कर पाएँ। तो केयर गिवर्स का रोल अल्जाइमर जो डिमेंशिया होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड स्पेशली अल्जाइमर डिसीज़ जो मोस्ट कॉमन कारण है डिमेंशिया का। तो इसमें क्या होता है, जैसे केयर गिवर का रोल, तो फर्स्ट मैं बताऊंगी कि जो केयर गिवर हो या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सबसे पहले उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि इट इज़ अ इलनेस। बहुत बार मेरे पास आके पेशेंट पूछते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं कि क्या सच में बीमारी हो रही है। एक काम मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं, मैं कर देती हूँ, बता भी देती हूँ कि हाँ कर लिया, लेकिन वो उसी काम के लिए बार बार पूछती हैं। तो मुझे लगता है जैसे जानबूझ के वो मुझे परेशान कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है, जानबूझ के कोई परेशान नहीं करता। इस बीमारी में क्या होता है, चीज़ें भूल जाते हैं, तो जब आप चीज़ भूल जाएंगे तो आप एक बार काम करने के बाद दोबारा बोलेंगे। तो पहले तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये रियल में बीमारी है, ये कोई जानबूझ के कोई परेशान नहीं कर रहा है, वो तो खुद ही परेशान है ना। फिर नेक्स्ट क्या होता है, उनके साथ हमेशा एक पोलाइट वे में बात करना चाहिए, क्योंकि उन पे आप गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे तो वो चीज़ें भूल रहे हैं, लेकिन उनको याद, मतलब आपकी फीलिंग समझ में आती है कि आप उन पे गुस्सा कर रहे हो, उन पे चिल्ला रहे हो, है ना, एक बैड बिहेव कर रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, कभी भी उन पर गुस्सा ना करें, चिल्लाएं ना। ओके, इसके बाद अगर आपको लगता है कि कभी बातों में आर्ग्यूमेंट हो गया, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कोई भी एक अलग से हरकत करेंगे, जिद करने लगेंगे कि कभी आपने गर्मी में एक स्वेटर निकाल के आ गए कि मुझे तो स्वेटर ही पहनना है, कुछ भी ऐसा और हरकत करेंगे या फिर किसी चीज़ के लिए जिद करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो याद रखें कि इन लोगों से आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि मे भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं। ऐसे टाइम में आप क्या करें,
वो प्लेस छोड़ दें, उनको कहीं चीज़ में दूसरी चीज़ में लगा के आप वहाँ से चले जाएं। हो सकता है थोड़ी देर बाद जब आपके पास आए तो उन्हें खुद ही याद ना हो कि वो किस चीज़ की जिद कर रहे थे, हो सकता है वो भूल जाए इस चीज़ को, है ना। तो ऐसे में उनसे आर्ग्यू बिल्कुल ना करें, उन पे चिल्लाएं बिल्कुल नहीं, है ना। उनके साथ हमेशा बात करने के लिए एक चीज़ और, छोटे छोटे सेंटेंसेस में और क्लियर कट सेंटेंसेस में बात करें, बहुत लंबा कमांड ना दें। लाइक आपको बोलना है कि आप नहा लीजिए, तो आप उन्हें एक हैंड मूवमेंट के साथ प्रॉपर में बता सकते हैं कि आप नहा लीजिए, बाथरूम इस साइड है ना। तो आप उन्हें एक हैंड मूवमेंट से बता देंगे आप इस साइड जाएंगे, तो उन्हें कंफ्यूज नहीं होगा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, नहाना है ना। एक छोटी सी कमांड, कभी भी 2-3 स्टेप की कमांड नहीं कि पहले आप नहा लीजिए, फिर खाना खा लीजिए, फिर आप वहाँ बाहर चले जाइए, है ना। तो 3 स्टेप की आप कमांड देंगे तो मे भी वो भूल जाएंगे वो चीज़, है ना, उनको टफ भी लगेगा वो चीज़ समझना। तो इसलिए हमेशा सिंपल स्मॉल सेंटेंसेस में और 1 स्टेप कमांड देना है, और साथ में थोड़ा हेड मूवमेंट वगैरह से उनको हेल्प कर सकते हैं चीज़ें समझने में। ओके, एंड फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, उनका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए। जैसे पहले उन्होंने होल लाइफ अपना जो भी काम किया है, जिस लाइफ स्टाइल में रहे हैं, तो उनको वो मेंटेन कराने में आप उनकी हेल्प कीजिए। मान लीजिए वो मॉर्निंग में हमेशा से डेली वॉक के लिए जाते थे, या आफ्टरनून में वो रेस्ट करते थे, या इवनिंग में वो टीवी देखते थे, तो मे बी वो डिमेंशिया में चीज़ें भूलने लगेंगे। और अगर वो अपना रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, सो व्हाट ही विल डू कि वो भूल जाएंगे, फिर दिन भर बेड पर बैठे रहेंगे, बोर होंगे, इरिटेबल होंगे। तो बेटर है कि उन्हें हम उन चीज़ों में बिजी रखें। बिजी कैसे रखें, हम उन्हें खुद याद दिला दें कि आपको अभी उठ के आपका अभी वॉक का टाइम हो गया, है ना, आपका अभी लंच का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, आपका अभी बुक रीड करने का टाइम हो गया। जो भी उनका टाइम है हम उन्हें याद दिलाते जाएँ। या फिर मेडिसिन दे रहे हैं तो मेडिसिन अपने हाथ से दे दें, या फिर मेडिसिन का उनको टाइम याद दिला दें, है ना, सामने लेने के लिए बोलें। तो इस टाइप से उनके रूटीन एक हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे उन्हें बुक रीड करना पसंद है, एंड इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू डू इट, नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें, उनके लिए बुक रीड कर दें। उनको अगर कोई छोटे मोटा उनका हॉबी रहा है जिसको वो करते थे पहले, कोई पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो हम उनकी चीज़ को याद दिलाएं और उनके सामान अरेंज करने में, उनको उस चीज़ को करने में थोड़ी सी हेल्प करें। अगर वो म्यूज़िक सुनते हैं या फिर जो भी उनको पसंद है ना, या फिर होल लाइफ उन्होंने जो भी काम किया है, सपोज़ वो टीचर हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा पढ़ाई की साइड लगा सकते हैं, या छोटे 1-2 बच्चों को उनके साथ बोल सकते हैं कि पढ़ने के लिए, ताकि वो उस चीज़ में बिज़ी रहें। क्योंकि जितना वो बिज़ी रहेंगे वो डिप्रेशन में भी कम जाएंगे, या फिर इरिटेबल भी नहीं होंगे। तो जो भी उनको काम पसंद है, हॉबी है, या फिर जो काम वो हमेशा से करते आए हैं, तो थोड़ी सी उनकी हेल्प करें उस काम को करने में, या फिर उनको उस काम को याद दिलाने में। ओके, इसके अलावा क्या करें, जैसे उनके साथ बैठ जाएं आप, तो उनको चीज़ें याद दिलाएं। लाइक हम एल्बम रख सकते हैं, एल्बम में उनको डेली अपना जो भी सारे लोग हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनकी फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, उनके नाम बता सकते हैं कि आपके इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, इनके ये नाम है, आपके इतने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सबके क्या क्या नाम है, कौन अभी इस वक्त कहाँ पे है, कौन बाहर रह रहा है, कौन यहाँ पे है ना, किसकी क्या एज है, ये हम सब उन्हें याद दिला सकते हैं, है ना। तो फिर ऐसे में जब वो फैमिली मेम्बर घर पे आएगा तो वो उसको देख के डरेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, या फिर वो खुद फ्रस्ट्रेशन नहीं फील करेंगे कि ये कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप से हम एल्बम वगैरह दिखा सकते हैं, कैलेंडर दिखा सकते हैं, डेली उन्हें कैलेंडर दिखाएं, उन्हें टाइम, डेट, सीज़न सब याद दिलाएं कि रेगुलर, ताकि उन्हें याद रहे कि क्या चल रहा है अभी, करंट जो बिल्कुल मेन न्यूज़ है, कोई करंट अफेयर है, तो उन्हें छोटा मोटा जो उन्हें इंटरेस्ट हो वो बता सकते हैं, ताकि उन्हें फील हो कि वो अपडेटेड हैं, वो भी एक अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, है ना। उनके फ्रेंड्स वगैरह जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे मिलवा सकते हैं, उनसे फ़ोन पे बात करा सकते हैं। इसके अलावा जो उनको एक मोबाइल दे सकते हैं, मोबाइल में आप क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा मोबाइल चलाना आप सिखा देंगे घर पे। मतलब जैसे उनके मोबाइल में सिर्फ कुछ नंबर फीड कीजिए, ताकि इजीली वो 4-5 कॉन्टैक्ट्स निकाल के किसी से बात कर सकते हैं, या फिर कहीं बाहर जाएं और अगर कुछ भूल जाते हैं अपना घर वगैरह, तो वो उस नंबर पर डायल कर सकते हैं या कॉल रिसीव कर सकते हैं। उनका मोबाइल हमेशा चार्ज रखिए, ओके, उनका मोबाइल आप रेगुलर चार्ज करते जाइए। अगर कभी भी बाहर जाएं तो पहला तो कोशिश कीजिए कि उन्हें अकेले ना जाने दें, या
दूर ना जाने दें। ओके, कोई भी उनके साथ जाए, और यदि नहीं जा पाते हैं तो उनको क्या करिए कि उनके जैसे एक नेक में, एक पेंडेंट में आप उनकी मेन इंफॉर्मेशन, नेम, एज, एड्रेस, 2-3 फ़ोन नंबर्स आप लिख सकते हैं, या फिर उन्हें GPS वाली वॉच पहना सकते हैं जिससे आप उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकें, या फिर आप उनके मोबाइल में उनकी लोकेशन अपने नंबर पे शेयर कर लेंगे, तो कभी भी अगर वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और एड्रेस नहीं बता पाते हैं तो आप उनकी लोकेशन के बेसिस पे उस जगह पे आप पहुंच सकते हैं इजीली। ओके, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना चाहिए कि उनको बाहर अकेले नहीं जाने दें, और अगर वो कभी कभी भूल के अचानक से घर से बाहर निकलते हैं तो जो डोर्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली क्लोज रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंप्लेन आती है कि वो अचानक से घर का गेट खोल के निकल जाते हैं, कहीं भी फिर मिल नहीं पाते हैं। ओके, तो उसके लिए अपने डोर वगैरह क्लोज रखें, है ना, ये सब आपको प्रिकॉशन रखना होगा। फिर एक छोटी सी चीज़ है, उनका घर का जो सामान होता है, उनका रूम है, उनके सामान को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब सेटिंग घर की चेंज नहीं होना चाहिए, स्पेशली उनके सामान या उनके रूम की। जैसे आपने कहा कि आज मैंने सामान अरेंज कर दिया, आपका ये सामान यहाँ रखा है, ये यहाँ, तो चेंज नहीं करना है। क्या होता है, उनको नई चीज़ याद करने में टाइम लगेगा और वो भूल जाएंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बेटर है कि मुझे कंफ्यूज नहीं करके उनका जैसा सामान, जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनका मोबाइल, चार्जर, स्पैक्स, कीस, है ना, और वॉलेट, जो भी है उनका इंपॉर्टेंट सामान है, वो हम एक जगह, एक फिक्स प्लेस पर रख दें और डेली उसी प्लेस पर रखें, है ना। उनके कपड़े हमेशा एक फिक्स प्लेस पर रखें ताकि उनको सर्चिंग में प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा बाकी जो उनका और भी सामान है, जो उन्होंने पूरी लाइफ से जैसा अपना घर का सेटिंग रखा है, उसको वैसा ही एज इट इज़ रहने दें। उनके सामान की लोकेशन खुद से अगेन एंड अगेन चेंज करके घर को रीसेट ना करें। ओके, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें ताकि वो उनके लिए इजी रहे सभी चीज़ों को हैंडल करने में। एंड इसके बाद उनके सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ कर सकते हैं, जैसे कहीं कहीं जगह पे हैंडल्स लगवा सकते हैं जहाँ जैसे वो टॉयलेट वगैरह में सिटिंग रहता है, तो ताकि वो उठ सकें। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनके रूम में मिरर वगैरह ना रखें, कभी कभी लोग मिरर को देख के डर जाते हैं। ओके, एंड इसके अलावा बहुत सारे नए लोगों से इनको ना मिल पाएँ, नई जगह पे नहीं ले जाएं, क्योंकि वो उन्हें याद करने में, चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। तो वो नई जगह पे आप लेके जाएंगे तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, नए लोगों से मिल के वो परेशान और ज़्यादा होंगे। तो बेटर है उनके ख़ास लोगों से, उन्हीं लोगों से उनको मिलवाएँ। और इसके अलावा उनको अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, वो लोगों पे शक कर रहे हैं, अकेले में बातें कर रहे हैं, तो फिर इनके सब के लिए उनको मेडिसिन प्रॉपर कराएं, प्रॉपर दें, उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर के यहाँ लेके जाएं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, उनका जो भी कॉज है उसको ट्रीट करें, या जो भी है मेडिकल उनका मैनेजमेंट प्रॉपर आप ही याद रखें। उनके डॉक्टर से विजिट, उनकी मेडिसिन लेना, टाइम पे लेना, कब ख़त्म हो रही हैं, कब परचेज़ करनी है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो ये तो मेन उनका मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि केयर गिवर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। तो केयर गिवर का रोल में क्या होता है कि कभी कभी एक केयर गिवर जो होता है ना, वो खुद भी एक पर्सन की लगातार केयर करते करते बहुत परेशान होने लगता है। परेशान होने लगता है मतलब जैसे वो अपने उनके खुद के भी कुछ कुछ काम जो होंगे, वर्क्स होंगे, पेंडिंग होंगे, या फिर वो अपना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर कहीं वो आउटिंग के लिए नहीं जा पा रहे होंगे, उनका भी रूटीन पूरा चेंज हो गया होगा। एंड इसके अलावा जैसे अगर अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स की कंडीशन को डिटेरियोरेट होते देख खुद वो बहुत गिल्ट फील करने लगते हैं, सैड फील करने लगते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि जो मेन केयर गिवर है, सपोज़ किसी घर में उनकी डॉटर इन लॉ केयर कर रही है, तो थोड़े से दिन के लिए हम एक कोई दूसरा पर्सन है जो उनका केयर गिवर जैसा काम करे, और जो फर्स्ट मेन केयर गिवर है उसको थोड़े से दिन का गैप दे दें, ताकि अगर वो 10 डेज़ के गैप में अपना जो भी अपनी पेंडिंग काम करते हैं और कभी आउटिंग के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट वो जा सकें, है ना। और ऐसे में नेक्स्ट जो सेकंड केयर गिवर है वो उनकी केयर कर सकता है। इसके अलावा जो केयर गिवर है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट या क्रिटिसाइज़ नहीं करें, क्योंकि पूरा काम प्रॉपर वे में करना थोड़ा सा टफ होता है ना, मैनेज करना सब चीज़ें टफ हो जाती हैं। जैसे लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये लोग एक ही चीज़ को बार बार खाना भी 3-3 बार मांगने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करें कि आप पहले पता है कि डेली 2 या 3 बार खाना लेते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि खाना खा चुके हैं नहीं। तो ऐसे में आप एक बार में थोड़ा सा कम अमाउंट में खाना दें, ताकि आप जब सेकंड टाइम मांगें तो आप उन्हें थोड़ा और दे सकते हैं, है ना। और क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बार बार देंगे तो भी उनको नुकसान करेगा।
फिर इसके अलावा कुछ लोग और क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर क्या होता है, यूरिन स्टूल वगैरह कपड़ों में करने लगते हैं तो डाइपर वगैरह पहना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों से आपको कैसे भी करके एनी हाउ यू हैव टू मैनेज द पेशेंट, और आप मैनेज करेंगे, केयर करते रहेंगे, प्रॉपर मेडिसिन देंगे तो वो ठीक बने रहेंगे, उनके केयर गिवर, उनके फैमिली मेम्बर्स भी ठीक रहेंगे। तो इन लोगों की केयर करते रहें प्रॉपर, है ना। आई होप ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, है ना। सभी लोग फैमिली मेम्बर्स और सभी लोग मिलकर इनकी प्रॉपर केयर करें, क्योंकि सभी का ओल्ड एज होना है और ये बीमारी भी किसी को भी हो सकती है। तो इसी के साथ थैंक यू, नमस्ते।